famuhub.pk। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम अपने टॉपिक मस्कुलर सिस्टम का सेकेंड हाफ पढ़ेंगे, जिसका मेन टॉपिक है स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि एक मसल, एक स्केलेटल मसल जो है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं, उसका क्या बेसिक यूनिट है और उसके अंदर एक्टिन, मायोसिन, इनकी सबकी अरेंजमेंट्स हमने पढ़ी थी। एच जोन क्या होता है, ए लाइन क्या होता है, आई लाइन क्या होता है, जी लाइन क्या होता है, सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो आज हम ये देखेंगे कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन होती कैसे है। तो आपको पता है कि नॉर्मली एक्टिन फिलामेंट्स होते हैं और उसके सेंटर में थिक मायोसिन फिलामेंट होते हैं, ठीक हो गया। तो होता क्या है बच्चों कि जब नर्व स्टिमुलेशन होती है ना, जब न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से हमारे पास न्यूरॉन आता है कि भाई ये मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवानी है, तो होता ही है कि जो मायोसिन के हेड्स हैं ना, जिसको हम क्रॉस ब्रिजेस कहते हैं, वो बाइंडिंग साइट्स होती हैं एक्टिन पे, उन पे जाके अटैच हो जाते हैं, ठीक है। जब न्यूरॉन्स आए, नर्व से मैसेज आया, तो मायोसिन के जो क्रॉस ब्रिजेस है ना, उन्होंने एक्टिन फिलामेंट्स पे एक खास जगह होती है जिसे कहते हैं बाइंडिंग साइट, वहां जाके अटैच हो गए। अब होता क्या है, एक दफा अटैचमेंट के बाद अगला हेड जो है वो पहले हेड की निस्बत थोड़ी अगली पोजीशन पे जाके अटैच होता है। समझिए मेरी बात। मायोसिन हेड्स देन बाइंड टू द नेक्स्ट साइड ऑफ द थिन फिलामेंट। अगर मैं एक मायोसिन को और एक्टिन को अगर मैं नाम दूं 1 2 3 4, तो पहले क्रॉस ब्रिज 1 पे कनेक्ट होगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, 4 पे। इस सक्सेसिव कनेक्शन या अटैचमेंट की वजह क्या है? इसकी वजह बच्चों ये है कि इसकी वजह से जो एक्टिन फिलामेंट है ना, वो मायोसिन के अलोंग स्लाइड कर जाता है। जैसे आपने वो टग ऑफ वॉर गेम देखी है, जिसमें आधे बंदे एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, आधे बंदे एक साइड पे खड़े हो जाते हैं, उसको रस्सा कशी कहते हैं। उसमें क्या होता है, वो थोड़ी थोड़ी देर बाद रस्से को आगे आगे से पकड़ते हैं ताकि वो अगली साइड जो है ना, वो ओपोनेंट वो स्लिप हो जाए और सारी जो है वो टग उनके उससे स्लाइड कर जाए और वो सारी उनके पास आ जाए। इसी तरह कॉन्ट्रैक्शन होती है। मायोसिन ने अपने क्रॉस ब्रिजेस को, अपने हेड्स को एक्टिन के ऊपर ऐसे मूव करवाना है, ऐसे उनको जो है ना वो सक्सेसिव उनकी अटैचमेंट्स करवानी है कि एक्टिन के अलोंग मायोसिन की मूवमेंट हो जाए। इसको कहते हैं बच्चों स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल या स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इसके नतीजे में क्या होगा, मसल शॉर्ट हो जाएगा। ये देखें, ये नॉर्मल मसल था, क्रॉस ब्रिजेस अब अटैच होना शुरू हो गए, रिलैक्स मसल था, और ये कॉन्ट्रैक्टेड मसल हो गया। तो आपको ऊपर वाला मसल बड़ा नजर आ रहा है, नीचे वाला शॉर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट है। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल शॉर्ट हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको एफएससी के नॉलेज से देखें, मैं कहता हूं कि जब मसल की कॉन्ट्रैक्शन हुई तो हमारा एच जोन डिसअपियर हो गया। इतनी बात समझ आती है? ऊपर एच जोन है, नीचे एच जोन नहीं है। एच जोन डिसअपियर हो गया। आई जोन की तरह बच्चों, आई जोन के अंदर पहले क्या था और अब क्या है, ये आप लोग देखें। पहले आई जोन के अंदर आई जोन शॉर्टन हो गया, पहले आई जोन बड़ा था ना, अब देखें आई जोन छोटा सा हो गया। उसके अलावा ए जोन के अंदर पहले क्या था, पहले ए जोन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो मायोसिन फिलामेंट थे, अब ए जोन के अंदर जो हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स भी आ गए, ठीक है। जी लाइन सेम रही। तो ये जो है ना कुछ एमसीक्यूज आपने याद रखने हैं। उस बाद ये देखें, वही मायोसिन आपको नजर आ रहा है, मायोसिन फिलामेंट, इनके क्रॉस हेड्स भी नजर आ रहे हैं। ये क्रॉस हेड जहाँ पे एक्टिन फिलामेंट के साथ जाके बाइंडिंग साइड पे बाउंड बनाते हैं ना, वहां पे एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है जिसे कहते हैं प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। ये देखें, कैल्शियम आया। अब सबसे पहले तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन के थ्रू न्यूरॉन ने मैसेज दिया कि भाई कॉन्ट्रैक्शन करनी है। अब कॉन्ट्रैक्शन कैसे करनी है, आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, वो कैल्शियम सिक्रीट होता है, सिक्रीट होके मायोसिन को कहता है कि भाई चलो एक्टिन पे जाके बॉन्ड बनाओ और स्लाइडिंग फिलामेंट मॉडल के थ्रू मसल की कॉन्ट्रैक्शन करो। क्लियर? अच्छा, यहाँ से एक बात आपने याद रखनी है कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल के अंदर आपसे पूछते हैं व्हाट इज ऑल और नन लॉ या व्हाट इज ऑल और नन प्रिंसिपल। तो वो आपने कहना है कि ऑल और नन प्रिंसिपल ये है कि जब भी एक स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो नॉट ऑल फाइबर्स में बी स्टिमुलेटेड ड्यूरिंग द सेम इंटरवल। Different combination of muscle fiber contractions may give differing responses. Graded responses, different degree of skeletal muscle shortening, rapid stimulus is equal to constant contraction और tightness. मैं आपको समझाता हूँ जुबान में।
देखो एक स्केलेटल मसल के अंदर आपको पता है क्या क्या होता है, मायोफाइबर्स होते हैं, सबसे छोटा यूनिट, वो मिलकर मायोफिब्रिल्स बनाते हैं, मायोफिलामेंट्स बनाते हैं, फिर एक मसल फेसिकल बनता है, उसके बाद स्केलेटल मसल पूरा बनता है। तो ऑल और नन का ये मतलब है कि जब भी आपके स्केलेटल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है तो उसके अंदर जितने भी जो है ना वो ग्रुप ऑफ मायोफाइबर्स हैं या ग्रुप ऑफ मसल फाइबर्स हैं, वो या तो सारे इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट होंगे या नहीं कॉन्ट्रैक्ट होंगे। ऐसा नहीं होगा कि कुछ फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, कुछ फाइबर्स नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो रहे। अगर तो ऐसा होगा तो आपका मसल मूव ही नहीं करेगा, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि कोई फाइबर्स कहेंगे भाई हम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कोई कहेंगे हम नहीं कॉन्ट्रैक्ट होते। तो जब भी कॉन्ट्रैक्शन होनी है या तो सारे के सारे फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कॉन्ट्रैक्शन के अंदर जो रिलैक्सेशन होगी सारे के सारे फाइबर्स रिलैक्स होंगे। तो ये है ऑल और नन प्रिंसिपल। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लिखा है, लेकिन जो मैंने आपको समझाया है आपने यही लिखना है, और आपको आपकी एफएससी की बुक में भी यही लिखा हुआ है ऑल और नन का। कहते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्शंस मे गिव डिफरेंट रिस्पॉन्सेज, कि अगर तो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होंगे ना तो आपके पास मसल का रिस्पॉन्स भी डिफरेंट ही आएगा। तो अगर आपको एक कांस्टेंट कॉन्ट्रैक्शन चाहिए या जो है ना आपको वो ग्रेडेड रिस्पॉन्स चाहिए, तो आपको डिफरेंट फाइबर्स है ना वो डिफरेंट डिग्री पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो काम खराब हो जाएगा। जब भी कॉन्ट्रैक्शन होगी मसल फाइबर्स या तो इकट्ठे मूव करेंगे या फिर हमारे पास कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, यानी कि बिल्कुल रिलैक्स रहेंगे। ठीक है बच्चों, ये बात समझ आई ऑल और नन लॉ की, कि जब भी आपके स्केलेटल मसल ने कॉन्ट्रैक्ट करना है या तो सारे के सारे फाइबर्स इकट्ठे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ऐसे नहीं होगा कि पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन हो या पार्शियल रिस्पॉन्स आए। होता ही है कि आपके मसल को स्टिमुलेशन के लिए ना एक स्टिमुलस चाहिए होता है। एक होता है थ्रेशोल्ड लेवल, थ्रेशोल्ड कह लें, थ्रेशोल्ड कह लें। ये थ्रेशोल्ड लेवल क्या होता है? एक ऑप्टिमम लेवल जिस पे हमारे पास रिजल्ट आता है। तो जब थ्रेशोल्ड लेवल से कम स्टिमुलस होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, जब थ्रेशोल्ड लेवल का स्टिमुलस होगा या उससे ज्यादा होगा तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगी। अब स्टिमुलस तो थ्रेशोल्ड लेवल का हो गया, अब अगर तो थोड़े से फाइबर्स कॉन्ट्रैक्शन करेंगे थोड़े से नहीं करेंगे तो हमारे पास पार्शियल रिस्पॉन्स आएगा, मसल को पता ही नहीं चलेगा कॉन्ट्रैक्ट होना है कि नहीं होना है। तो अब आपने इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ऑल और नन प्रिंसिपल बनाया है कि कॉन्ट्रैक्शन होगी तो सारे के सारे करेंगे, 100% रिस्पॉन्स आएगा, नहीं कॉन्ट्रैक्शन होगी तो 100% रिलैक्सेशन होगी। ऑल और नन लॉ का ये मतलब है। फिर है जी मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी किधर से आती है? तो एक बात आपने याद रखनी है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो एनर्जी है ना वो हमारी एटीपी से आती है। हमारी बॉडी में स्टोर्ड एटीपी होती है जो कि हमें मसल कॉन्ट्रैक्शन की एनर्जी प्रोवाइड करती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई मसल कॉन्ट्रैक्शन शॉर्ट टाइम के लिए होती हैं, कई लॉन्ग टाइम के लिए होती हैं। तो ये बात याद रखनी है कि मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए ना एनर्जी डिफरेंट तरीकों से आती है। जो स्टार्ट वाली 4 से 6 सेकंड की एनर्जी होती है ना वो तो हमारी बॉडी का स्टोर्ड एटीपी हमें दे देता है, उसका मसला कोई नहीं है। कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट करवाने के लिए, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट करवाने के लिए जो एनर्जी है वो हमारी बॉडी के स्टोर्ड एटीपी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन जब ये 4 से 6 सेकंड का टाइम पूरा हो जाता है तो अब हमें सेकंड वो चाहिए, सेकंड सोर्स चाहिए, सेकंड रिजर्वायर चाहिए एनर्जी का। तो उसके लिए फिर हमारे पास एक प्रोसेस होता है डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन। डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन बच्चों एक ऐसा स्टेप है जो हमें इनिशियल स्टेप के बाद जब हमारी एटीपी खत्म होने लगती है तो हमें फिर अगले स्टेप के लिए एटीपी प्रोवाइड करता है। इसके अंदर होता क्या है, एक डायग्राम आपको समझ आ गई ना तो बच्चों आपको ये टॉपिक समझ आ गया। अच्छा ये सीपी क्या है? ये सीपी है क्रिएटिन फॉस्फेट। क्या है? क्रिएटिन फॉस्फेट। ये क्रिएटिन फॉस्फेट बच्चों एक हाई एनर्जी कंपाउंड होता है और साथ आपको नजर आ रहा है कि सीपी जो है ये क्रिएटिन में कन्वर्ट हो रहा है और एडीपी जो है ना एटीपी में कन्वर्ट हो रहा है। तो बेसिकली होता ही है कि क्रिएटिन फॉस्फेट की जो है ना हमारे पास डीफॉस्फोराइलेशन हो रही है। क्या हो रही है? डीफॉस्फोराइलेशन, यानी कि डी का मतलब है रिमूवल, फॉस्फोराइलेशन यानी कि फॉस्फोराइल ग्रुप का रिमूवल। तो सीपी की जब डीफॉस्फोराइलेशन होगी फॉस्फेट ग्रुप निकल जाएगा तो ये बन जाएगा सिंपल क्रिएटिन। अब यहाँ पे क्रिएटिन फॉस्फेट की हो रही है डीफॉस्फोराइलेशन और एडीपी की हो रही है फॉस्फोराइलेशन, यानी कि एडीपी के अंदर एक फॉस्फोराइल ग्रुप ऐड हो रहा है। तो एडीपी में जब फॉस्फोराइलेशन हुई एक ग्रुप ऐड हुआ फॉस्फोरस तो ये बन गया एटीपी और क्रिएटिन फॉस्फेट कन्वर्ट हो गया क्रिएटिन में। तो ये जो स्टेप है ना इसके थ्रू हमारे पास एटीपी जनरेट होती है एडीपी से, ठीक है, और हमारे पास 4 से 6 सेकंड के बाद जो सेकंड रिजर्वायर है एनर्जी का एटीपी का वो क्रिएटिन प्रोवाइड करता है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि इस प्रोसेस का नाम है डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन ऑफ एडीपी
बाय रिएक्शन विद क्रिएटिन फॉस्फेट, यानी कि क्रिएटिन फॉस्फेट के साथ रिएक्शन की मौजूदगी में हमारे पास ADP की फॉस्फोराइलेशन हुई। अब एनर्जी सोर्स क्या था? क्रिएटिन फॉस्फेट, क्योंकि क्रिएटिन फॉस्फेट खुद डीफॉस्फोराइलेट ना होता तो ADP को फॉस्फोराइलेट कैसे करता? खुद कुर्बानी ना देता तो ADP के पास फॉस्फोरस कैसे आता? तो एनर्जी सोर्स क्या है? क्रिएटिन फॉस्फेट। इसमें ऑक्सीजन यूज हुई है? नहीं, ऑक्सीजन का कोई काम नहीं है यहाँ पे। क्या प्रोडक्ट मिल रहा है? एक ATP मिल रहा है और एक क्रिएटिन मिल रहा है। उसमें लिखा है 1 ATP पर CP, यानी कि क्रिएटिन फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल हमें एक ATP देगा और साथ एक ही क्रिएटिन देगा। अगर तो 2 मॉलिक्यूल होंगे क्रिएटिन फॉस्फेट के तो 2 ATP और 2 क्रिएटिन मिलेगा एज अ रिजल्ट, ठीक है। और ड्यूरेशन ऑफ एनर्जी क्या है? ये 15 सेकंड के लिए एनर्जी देता है। पहले 4 से 6 सेकंड के लिए कहां से एनर्जी आई? स्टोर्ड ATP से, और अगले 15 सेकंड के लिए एनर्जी आई डायरेक्ट फॉस्फोराइलेशन से, ठीक है। ये इंग्लिश में जो लिखा है ये आप पढ़ लें, यही चीजें जो मैंने आपको बताई है। फिर है जी, अब ये 15 सेकंड भी गुजर गए, अब हमें मजीद 20 से 30 सेकंड के लिए एनर्जी चाहिए। वो किधर से आएगी? तो वो आती है बच्चों एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस। एनारोबिक का मतलब है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एन का मतलब एब्सेंस और एरोबिक ऑक्सीजन। एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ग्लाइकोलाइसिस का मतलब है ग्लाइकोलिसिस। ग्लूकोज जो है ना, यहाँ पे ग्लाइको का मतलब ग्लूकोज है, ग्लाइकोजन नहीं है। तो यहाँ से देख लें जी होता क्या है। ये डायग्राम आप देखें, आपको समझ आ गई, आपका काम आसान हो जाना। ग्लाइकोजन कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज में, ठीक है। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की एब्सेंस के अंदर हमने पायरुविक एसिड और ATP में कन्वर्ट करवा दिया। ये पायरुविक एसिड आगे जाके लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो गया इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए इसको एनारोबिक मैकेनिज्म कह रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस हो गई, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बना, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बना और हमें ATP मिल गई। तो अगले 20 से 30 सेकंड के लिए या 1 मिनट के लिए हमें एनर्जी मिल गई ATP। कैसे मिली? एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस की वजह से। एनर्जी सोर्स क्या था? ग्लूकोज। ग्लूकोज टूटा तो ही ATP जनरेट हुआ और पायरुविक एसिड आया। ऑक्सीजन यूज हुई है? नहीं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल 2 ATP देता है। ये आपने FSC में पढ़ के ऐसे वो क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, TCA साइकिल, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस, ये सारी चीजें। तो यहाँ से आप पुराना नॉलेज जो है उसको रिकॉल करें, वहां से आपको पता चलेगा कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल हमें 2 ATP देता है प्लस 1 लैक्टिक एसिड देता है। ये लैक्टिक एसिड क्या करेगा आगे जाके? ये मसल फटीग करवा देगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस इज अ रिएक्शन दैट ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज विदाउट ऑक्सीजन। Glucose is broken down to pyruvic acid to produce some ATP. Pyruvic acid is converted to lactic acid. Clear? अब ये रिएक्शन एफिशिएंट नहीं है लेकिन फास्ट है। एफिशिएंट नहीं है लेकिन फास्ट है। एफिशिएंट क्यों नहीं है? क्योंकि हमें ना ग्लूकोज की काफी ज्यादा अमाउंट चाहिए होती है और लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस होता है वो मसल फटीग करवा देता है। अब बेसिकली जो है ना, वो हमें एक ATP हासिल करने के लिए उधर से ग्लूकोज का भी अच्छा खासा जो है ना वो जखीरा ज़ाया करना पड़ा है, और उधर से लैक्टिक एसिड भी जो है ना वो भी हमें नुकसान दे रहा है। तो बस ATP की मोहब्बत जो है ना वो हमसे ये काम करवा रही है। वो कहते हैं ना, जिससे मोहब्बत होती है उसके फिर जो नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो ATP से हमें मोहब्बत है, हमें ATP चाहिए 1 मिनट के लिए। तो ATP की वजह से हम अपना ग्लूकोज भी कुर्बान कर रहे हैं, लैक्टिक एसिड के हाथों जो है ना वो फटीक खलियाँ भी डलवा रहे हैं। तो मेन चीज़ है ATP। अब आपको समझ आया कि एनर्जी जो आती है ना मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए, वो आती है सबसे पहले स्टोर ATP से 4 से 6 सेकंड के लिए। उसके बाद अगले 15 सेकंड के लिए आती है कहां से? कहां से बच्चों? क्रिएटिन फॉस्फेट की डीफॉस्फोराइलेशन से। क्रिएटिन फॉस्फेट डीफॉस्फोराइलेट होता है और ATP को फॉस्फोराइलेट करता है। उससे आगे 30 से 60 सेकंड के लिए एनर्जी आती है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस से। उसके बाद जो एंड स्टेज एनर्जी है ना, जो कि हमें 4 आवर्स घंटों के लिए एनर्जी चाहिए होती है ATP की फॉर्म में, वो आती है एरोबिक रेस्पिरेशन से। तो ये आपके साथ एरोबिक रेस्पिरेशन की डायग्राम शेयर की है। एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब है कैसी रेस्पिरेशन जो कि ऑक्सीजन की मौजूदगी में हो। अब ऊपर वाला तो वही स्टेप था जो भी हमने पढ़ा है एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस के। ग्लूकोज ऑक्सीजन के एब्सेंस में ATP बनाता है, पायरुविक एसिड बनाता है। अब ये पायरुविक एसिड जो है ना, अगर तो ऑक्सीजन नहीं होगी तो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, फटीग करवा देगा। और अगर ऑक्सीजन होगी तो फिर ये लैक्टिक एसिड में नहीं कन्वर्ट होगा, फिर ये पायरुविक एसिड जो है ना ये क्रेब्स साइकिल में माइटोकॉन्ड्रिया में चला जाएगा और फैटी एसिड्स मिलेंगे और हमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ATP मिलेगा। और जो आपने पढ़ा वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल होती है।
कहाँ पे होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल? कौन सा पार्ट? ये नेम द पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वेयर क्रेब्स साइकिल अकर्स, ठीक है, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ। उसके बाद अब आपको एटीपी मिल गई। अब ये वाली जो एटीपी मिलेगी ना, ये आपको किससे मिल रही है? एरोबिक रेस्पिरेशन से। और इसका सोर्स क्या है? एनर्जी सोर्स ग्लूकोज ही है। ग्लूकोज है, पायरोविक एसिड है, फ्री फैटी एसिड है, ठीक है, अमाइनो एसिड है। तो ये 4 सोर्स हैं इसके। और इसमें ऑक्सीजन चाहिए? हाँ जी चाहिए, क्योंकि पहला स्टेप तो पहले हमने पढ़ लिया था एनारोबिक वाला, अब तो हम एरोबिक पढ़ रहे हैं। तो एरोबिक के अंदर ऑक्सीजन चाहिए और इसके अंदर हमें घंटों के हिसाब से एटीपी मिलता है। और कितने एटीपी मिलते हैं? 36 एटीपी मिलते हैं एक ग्लूकोज के नतीजे में, यानी कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट के 36 एटीपी बनाता है। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर भी आपको साथ मिल जाता है। अच्छा जी, मसल फटीग क्या होता है बच्चों? मसल फटीग ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर मसल इज अनएबल टू कॉन्ट्रैक्ट। और ये क्यों होता है? क्योंकि मसल के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी कैसे होती है कि जब आपके मसल के अंदर लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन हो जाती है ना, तो क्या होता है? लैक्टिक एसिड की एक्यूमुलेशन की वजह से ऑक्सीजन हमें चाहिए होती है ताकि लैक्टिक एसिड से जान छुटवाएं, और लैक्टिक एसिड उस ऑक्सीजन को आने नहीं दे रहा होता, तो ये पॉजिटिव साइकिल चलता है, ठीक है। When a muscle is fatigued, it is unable to contract. The common reason for muscle fatigue is oxygen debt. Debt कहते हैं डेफिशिएंसी को। ऑक्सीजन मस्ट बी रिपेयर्ड टू टिश्यू टू परफॉर्म ऑक्सीजन डेबिट। होता ये कि आपके मसल को ना, आपके मसल के अंदर लैक्टिक एसिड स्टोर हो जाता है, किसके नतीजे में? एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस के नतीजे में। अब लैक्टिक एसिड को तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, लेकिन लैक्टिक एसिड ऑक्सीजन को अंदर आने दे ही नहीं रहा होता। तो इस नतीजे में क्या होता है कि लैक्टिक एसिड बढ़ता जाता है, ऑक्सीजन कम होती जाती है, फटीग ज़्यादा होती जाती है। तो इस केस में ना हमें वो अक्सर आपने सुना होगा कि लोग कहते हैं कि अगर आपको एक्सरसाइज से फटीग होती है तो अगले दिन फिर एक्सरसाइज करें। वो इसलिए होता है क्योंकि जब आप अगले दिन फिर एक्सरसाइज करेंगे ना, तो आपका लैक्टिक एसिड जो ऑक्सीजन को अंदर नहीं घुसने दे रहा, अब आपकी ऑक्सीजन का लेवल ज़्यादा हो जाएगा ब्लड में, और ऑक्सीजन ज़बरदस्ती घुसेगी और लैक्टिक एसिड को निकाल के बाहर फेंकेगी। अगर नहीं अगले दिन एक्सरसाइज करेंगे, पूरा हफ्ता खलियाँ पड़ी रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ से आज आपको ये बात एक नई सीखने को मिलेगी कि क्यों कहते हैं अगर ऑक्सीजन वो एक्सरसाइज करनी है तो पूरा हफ्ता टिका के करनी है ताकि खलियाँ ना पड़े। और लैक्टिक एसिड जब बच्चों ज़्यादा होता है ना, तो मसल के अंदर जो है ना एसिडिटी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि एसिड है, और लैक ऑफ एटीपी कॉजेज द मसल टू कॉन्ट्रैक्ट लेस। वही बात, जब लैक्टिक एसिड ज़्यादा होगा तो ना ऑक्सीजन को अंदर घुसने देगा और अंदर एसिडिटी करवा देगा, यानी कि अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाएगा। अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक होगा तो क्या होगा? एटीपी की। फिर है जी इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मसल। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके मसल्स पर उनका क्या इफेक्ट पड़ता है? आपके मसल का जो साइज है वो इंक्रीज हो जाता है, मसल का साइज इंक्रीज हो जाता है। इसको क्या कहेंगे? जहाँ पे भी बच्चों साइज का लफ्ज आएगा ना कि एक चीज़ अपने साइज में इंक्रीज हो रही है, तो उसको कहना है हाइपरट्रॉफी हो रही है, ठीक है। और अगर एक चीज़ अपने नंबर में इंक्रीज हो रही है, यानी कि पहले 2 थी अब 4 हो गई, अब 8 हो गई, 10 हो गई, उसका नंबर इंक्रीज कर रहा है, उसको कहते हैं हाइपरप्लेजिया। क्या कहते हैं? हाइपरप्लेजिया, HYPERPLASIA, हाइपरप्लेजिया। और अगर एक चीज़ अपने साइज में इंक्रीज हो रही है, यानी कि पहले गुब्बारा छोटा सा, अब आपने हवा भरी गुब्बारा बड़ा हो गया, तो नंबर तो नहीं चेंज हुआ ना, गुब्बारा तो एक ही रहा, 2 गुब्बारे तो नहीं हो गए, गुब्बारा एक ही रहा, लेकिन गुब्बारे का साइज बड़ा हो गया। तो वो कंडीशन जिसमें साइज बड़ा होता है उसको कहते हैं हाइपरट्रॉफी, और जिस कंडीशन में नंबर इंक्रीज होता है उससे हम कहते हैं हाइपरप्लेजिया, ठीक है। तो इंक्रीज इन मसल साइज, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके मसल इतने बड़े कैसे हुए होते हैं? वो एक्सरसाइज करते हैं, एक्सरसाइज की वजह से उनके मसल का साइज इंक्रीज हो जाता है, मसल हाइपरट्रॉफी हो जाती है, मसल की स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाती है। स्ट्रेंथ कैसे ज़्यादा होती है? मसल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाते हैं, ज़्यादा कैल्शियम स्टोर होना शुरू हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा डिग्री की होती है, मसल की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, मसल का वर्क पावर बढ़ जाती है, लोड बढ़ जाता है, मसल बिकम्स मोर फटीग रेजिस्टेंट हो जाते हैं। कैसे? लैक्टिक एसिड को मसल एक्यूमुलेट नहीं होने देते। जब भी लैक्टिक एसिड आएगा ऑक्सीजन को भगाएगा, वो ऑक्सीजन को पहले ही हमेशा ज़्यादा रखते हैं कि लैक्टिक एसिड आने की जरूरत ही ना करे। फिर है टाइप्स ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी मूवमेंट। बच्चों सारी मैंने आपको जो पहला दूसरा लेक्चर था एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी उसमें सब पढ़ाया था। फ्लेक्शन क्या है, एंगल कम होता है, एक्सटेंशन क्या है, ऑपोजिट ऑफ फ्लेक्शन एंगल ज़्यादा, रोटेशन क्या है, एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन। ये रिवीजन के लिए देख लें। ये आपकी फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, हाइपर एक्सटेंशन है, रोटेशन है, लेटरल रोटेशन है बाहर की तरफ, मीडियल रोटेशन है, इनवर्ड। हाइपर फ्लेक्शन है, आप अपनी नेक को अपनी चेस्ट की तरफ लेके जाएंगे तो फ्लेक्शन है, वापस नॉर्मल पोजीशन में लेंगे एक्सटेंशन है, पीछे लेके जाएंगे हाइपर एक्सटेंशन है। एबडक्शन, एडक्शन, सर्कमडक्शन पता चल गया। सर्कमडक्शन क्या कहते हैं? 360 डिग्री मूवमेंट।
यानी कि आप अपने थंब को देखें, आप अपने थंब को एक सर्कल में मूव कर सकते हैं ना, क्योंकि इसका सैडल जॉइंट होता है, तो सैडल जॉइंट पे सर्कमडक्शन पॉसिबल होती है। आगे एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि टाइप्स ऑफ मसल की ना बच्चों कुछ टाइप्स होती हैं, 3 टाइप्स होती हैं। एक होते हैं प्राइम मूवर, एक होते हैं एंटागोनिस्ट, एक होते हैं साइनर्जिस्ट। प्राइम मूवर कौन से होते हैं? मसल विद द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सर्टेन मूवमेंट, फॉर एग्जांपल बाइसेप। प्राइम मूवर यानी कि वो ऐसे मसल जिन्होंने प्राइमरी मूवमेंट करनी है, पहली मूवमेंट उन्होंने इनिशिएट करनी है, बाइसेप्स। अब मैं बाइसेप को जब शॉर्ट करूंगा तो बाइसेप वाहिद मसल है जो काम कर रहा है। एंटागोनिस्ट क्या है? मसल डेट अपोज और रिवर्सेस द प्राइमरी मूवमेंट, फॉर एग्जांपल ट्राइसेप। जब मैं कोई वेट उठाऊंगा तो क्या होगा? मेरा बाइसेप शॉर्ट होगा, बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट होगा, ट्राइसेप रिलैक्स होगा। अब मैं उस वेट को नीचे रख देता हूँ, मेरा बाइसेप रिलैक्स है, ट्राइसेप कॉन्ट्रैक्ट है। तो ट्राइसेप जो है ना, इट इज एंटागोनिस्ट ऑफ बाइसेप। बाइसेप क्या था? प्राइम मूवर इन मूवमेंट, और बाइसेप का जो है ना वो एंटागोनिस्ट क्या है हमारे पास? ट्राइसेप है। और साइनर्जिस्ट क्या है? ऐसा मसल डेट एड्स अ प्राइमर मूवमेंट इन मूवमेंट एंड हेल्प्स प्रिवेंट रोटेशन। प्राइम मूवर को जो अगेंस्ट उसके काम करता है, उसके उलट काम करता है, उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट। और जो प्राइम मूवर की हेल्प करता है उसको साइनर्जी प्रोवाइड करता है। साइनर्जी कहते हैं असिस्ट करना, मदद करना, उसको कहते हैं साइनर्जिस्ट मसल। ठीक है, अब आपके पास एग्जांपल रख रहा हूँ। ड्यूरिंग फोर आर्म फ्लेक्शन, जब आप फोर आर्म को फ्लेक्स करते हैं, जिस तरह आपने कप उठाना है या आपने मसल कॉल्ड बाइसेप्स ब्रेकाई का प्राइम मूवर, जो आपको बाइसेप्स ब्रेकाई मसल है ना वो प्राइम मूवर है, बिकॉज इट कैन बी असिस्टेड बाय द ब्रेकियालिस। यहाँ पे छोटा सा मसल लगा होता है ब्रेकियालिस, तो यहाँ से बाइसेप ब्रेकाई और ब्रेकियालिस को पता चल गया। आपने कप उठाना है तो मेन मसल कौन सा है? बाइसेप ब्रेकाई, जिसे प्राइम मूवर कहते हैं। और प्राइम मूवर के साथ हेल्प कौन कर रहा है? साइनर्जिस्ट कौन है? ब्रेकियोरेडियलिस या ब्रेकियालिस मसल, छोटा सा मसल होता है। ठीक है, और इसका बाइसेप्स ब्रेकाई का एंटागोनिस्ट कौन है? अभी आपको बताया, ट्राइसेप्स। ठीक है, साइनर्जिस्ट को ना बच्चे फिक्सेटर मसल भी कहते हैं। साइनर्जिस्ट को फिक्सेटर इसलिए कहते हैं, a synergist can be called as fixator that stabilizes the muscle origin, क्योंकि आपको पता है कि मसल का वो एंड जो कि मूवेबल बोन के साथ लगा होता है उसे कहते हैं ओरिजिन। अब यहाँ से बाइसेप्स ब्रेकाई का ओरिजिन इंसर्शन क्या है? ओरिजिन वो एंड होता है जो मूवेबल बोन के साथ लगा। तो आपका जो स्कैप्यूल है वो तो ना मूव करता, कौन सी बोन मूव कर रही है? रेडियस वाला मूव कर रही है। तो आपके बाइसेप ब्रेकाई का जो ओरिजिन है वो रेडियस पे है और इंसर्शन ह्यूमरस पे है। ठीक है, तो जहाँ पे ओरिजिन होता है ना वो वाली बोन ने मूव करना होता है, तो उस मूवेबल बोन के साथ जो मसल अटैच होता है उसे साइनर्जिस्ट और फिक्सेटर कहते हैं, क्योंकि वो खुद स्टेबलाइज होता है, मसल के ओरिजिन को स्टेबलाइज करता है तो ही मूवमेंट प्रोवाइड होगी। अगर तो दोनों जो है ना वो मूवमेंट प्रोवाइड करना शुरू हो जाएंगे तो आपका बाजू कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होगा। अच्छा जी, कुछ क्लिनिकल्स हैं कि अगर आपके मस्कुलर सिस्टम में डिफेक्ट आ जाए तो कौन कौन से डिजीज या कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। तो आपके लेवल पे इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस ये 3 आपने याद रखने हैं। एक होता है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या होता है? इनहेरिटेड मसल एनलार्ज ड्यू टू इंक्रीज फैट एंड कनेक्टिव टिश्यू बट फाइबर्स डीजनरेट एंड एट्रोफी। अच्छा जी, आपके मसल के अंदर फाइबर्स होते हैं ना वो डीजनरेट हो जाते हैं और उनकी एट्रोफी हो जाती है। हमने हाइपरट्रॉफी पढ़ा था, इंक्रीज इन साइज। एट्रोफी का मतलब है डिक्रीज इन साइज या एब्सेंस ऑफ टिश्यू। एक आप मसल को इस्तेमाल नहीं करते, वो मसल फाइबर अंदर से मरना शुरू हो जाते हैं, श्रिंक होना शुरू होते हैं, उसे कहते हैं मसल की एट्रोफी हो गई। तो मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के अंदर क्या होता है? ये एक आपकी इनहेरिटेड डिजीज है जिसके अंदर आपके मसल फाइबर के अंदर फैट जमा होना शुरू हो जाता है और कनेक्टिव टिश्यू जमा होना शुरू हो जाता है, और जो फंक्शनल फाइबर्स होते हैं ना वो डीजनरेट होना शुरू हो जाते हैं, यानी कि आपका मसल किसी काम का नहीं रहता। फिर दूसरी है डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी बच्चों एक ऐसी डिजीज है, इसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसे कहते हैं डचिन प्रोटीन। ठीक है, लैकिंग अ प्रोटीन टू मेंटेन द सार्कोलेमा। सार्कोलेमा क्या होता है? लेमा शीट सार्को, मसल की मेम्ब्रेन होती है सार्कोलेमा, उस मसल की मेम्ब्रेन को इंटैक्ट रखने के लिए एक प्रोटीन होती है, इसको कहते हैं डचिन प्रोटीन। वो प्रोटीन एब्सेंट हो जाती है। जब वो प्रोटीन एब्सेंट होती है तो क्या होता है? सार्कोलेमा नहीं अपनी जगह पे रहता, मसल को एक रिजिड सपोर्ट प्रोवाइड करनी होती है, सार्कोलेमा ने वो रिजिड नहीं सपोर्ट प्रोवाइड करता, डचिन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाती है, पैरालिसिस हो जाता है, बंदा फालिज हो जाता है, कोई काम नहीं करता। तीसरी डिजीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं माइसीनिया ग्रेविस। माइसीनिया ग्रेविस एक ऐसी डिजीज है, इसको आम लफ्जों में बताऊं कि माइसीनिया ग्रेविस का पेशेंट जब हॉस्पिटल में आता है ना तो उसे कहते हैं कि आपने अपना सर
स्टेशनरी रखना है, अपना सर नहीं ऊपर करना है और अपनी आंखें ऊपर करनी है, यानी कि सर को नॉर्मल रख के ऊपर पंखे की तरफ देखना है। तो 2 मिनट के बाद ना उसकी आंखें खुद ब खुद नीचे गिर जाती हैं, उसकी आंखों की जो आईलिड है ना, अपर आईलिड, वो नीचे गिर जाती है। इसे कहते हैं ड्रूपिंग ऑफ अपर आईलिड। दिस टर्म इज कॉल्ड एज पटोसिस, PTOSIS, पटोसिस। होता क्या है कि माइसीनिया ग्रेविस एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर आपकी बॉडी के अंदर ना एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर की शॉर्टेज हो जाती है। अब आपको पता है जब भी मूवमेंट होनी है, हमने सिनेप्सिस में पढ़ा था कि प्री सिनेप्टिक टर्मिनल से पोस्ट सिनेप्टिक टर्मिनल पे न्यूरो ट्रांसमीटर ने आना होता है। अब एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर है, अब वो आ गया सिनेप्टिक क्लेफ्ट में। अब वो सिनेप्टिक क्लेफ्ट से हमारे पास पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में कैसे जाएगा? जाहिर बात है रिसेप्टर लगे होंगे। अब वहां पे रिसेप्टर ही नहीं लगे होते, 2 कंडीशन होती है, या तो रिसेप्टर नहीं लगे होते, यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते हैं लेकिन वो एसिटाइल कोलिन को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते। इन दोनों कंडीशन में क्या होगा? एसिटाइल कोलिन तो बॉडी के अंदर रहेगी लेकिन नकारा होगी, किसी काम की नहीं होगी, फायदे कोई नहीं हो रहा होगा हमें, तो मसल की फिटीग हो जाएगी। अब थोड़ा सा भी मसल को यूज करेंगे, थोड़ा सा भी मसल की मूवमेंट करेंगे, आपको फिटीग हो जाएगी, आप मसल मूव ही नहीं कर सकेंगे। इसलिए ना अक्सर वो घरों में जो फीमेल्स होती हैं उनको कंप्लेन होती है कि थोड़ा सा काम करती हूँ तो थक जाती हूँ, बाजू में जान नहीं रहती, कपड़े तार पे नहीं डाल सकती, अपने बाल खुद कंघी नहीं कर सकती, जहाँ पे आपको थोड़ा ऊंचा हाथ करके काम करना पड़े नहीं हो सकता, कंधों में दर्द होती है, कंधे काफी देर तक उठते नहीं है। तो ये सारी कंडीशन होती है माइसीनिया ग्रेविस की। ठीक है, जनरल आपने याद रखना है, इट इज अ प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस ड्यू टू अ शॉर्टेज ऑफ एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर। ठीक है, बाकी इसके अलावा अगर आपने माइसीनिया ग्रेविस के बारे में कुछ पूछना है, वैसे आपके लेवल पे इतना इंपॉर्टेंट है तो फिजियो में आप पढ़ेंगे ज्यादा डिटेल से। अगर आपने फिर भी कुछ पूछना है, यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी, मैं आपको गाइड कर दूंगा। अच्छा बच्चों, ये आपकी लाइक हुसैन जो है, जनरल एनाटॉमी बाय लाइक हुसैन, वहां से मैंने 2 पेज ऐड किए हैं। ये आपने एज इट इज वहां से बच्चों रट्टा लगाने हैं। ये ना उन्होंने आपके मसल की क्लासिफिकेशन की हुई है ऑन द बेसिस ऑफ फाइबर आर्किटेक्चर एंड शेप की बेस पे और फाइबर आर्किटेक्चर की बेस पे। तो अगर हम देखें तो ये 5 ग्रुप है कि मसल विद फाइबर पैरेलल टू द लाइन ऑफ पोल, मसल विद फाइबर विच आर ओब्लिक टू द लाइन ऑफ पोल। लाइन ऑफ पोल वो कहते हैं वो वाली लाइन जिस एक्सिस के थ्रू आपकी मसल ने मूवमेंट प्रोवाइड करनी होती है। फिर स्पाइरल मसल, जो स्पाइरल घूमे हुए होते हैं स्प्रिंग की तरह के। क्रूशिएट मसल, सर्कुलर मसल। क्रूशिएट कहते हैं जिस तरह एक्स होता है एक दूसरे के ऑपोजिट। एक्स होता है ना, एक डंडा एक साइड पे वो डायगोनल होता है, दूसरा डंडा दूसरी साइड पे ट्रांसफर्स होता है, तो इस तरह मसल कहते हैं क्रूशिएट मसल। और सर्कुलर मसल आपको पता है गोल मसल। तो बच्चों इसके अंदर भी आगे फर्दर क्लासिफिकेशन है, ये आप लोगों ने खुद करना है, बाकी सारा मैंने आपको करवा दिया है। ये करने का तरीका है जिस तरह मैंने अपने जमाने में किया हुआ था। आपने पहले हेडिंग में दिया मसल विद फाइबर पैरेलल टू द लाइन ऑफ पुल। अब आप देखें फाइबर पैरेलल टू द लाइन ऑफ मसल के आगे भी आपकी 3 कैटेगरियां हैं, स्ट्रैप लाइक मसल, क्वाड्रिलेटरल मसल, फ्यूजिफॉर्म मसल। तो आपने तीनों लिखना है और आगे इनकी एग्जांपल लिखनी है, मैंने हाईलाइट की हुई है। ठीक है, यहाँ से देखे अपनी बुक पे कर लें। फिर मसल विद फाइबर पैरेलल ओब्लिक टू द लाइन ऑफ पुल, उसके अंदर भी आपके पास 3 सब टाइप्स हैं। 3 सब टाइप लिखें, अगर इनको पढ़े इनकी एग्जांपल लिखें, मेन काम की बातें निकाल के एक ना फ्लो चार्ट बना के अपने चैप्टर के साथ लगा लें ताकि प्रॉफ में पढ़ना ना पड़े, सिर्फ फ्लो चार्ट पढ़ो सब कुछ आ जाए। बाकी स्पाइरल मसल और जो इंपॉर्टेंट बातें मैंने लिखी हैं वो आपने नोट कर लेनी है। ये नेमिंग ऑफ मसल, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गिव इट अ रीड। एक बार रीड कर लें ताकि आपको पता चल जाए कि मसल का जो नाम है ना वो हम किन की बेसिस पे रखते हैं। साइज की वजह से कोई मसल बड़ा होगा उसको कह देंगे मेजर। जिस तरह एक मसल होता है पेक्टोरस मेजर, आपकी चेस्ट का मसल होता है ब्रेस्ट के ऊपर, उसे कहते हैं पेक्टोरस मेजर। वो उसका एक स्मॉल सेगमेंट होता है, उसका साइज छोटा होता है, कहते हैं पेक्टोरस माइनर। इस तरह बेशुमार मसल है। आपकी हिप्स का जो मेन मसल होता है वो होता है ग्लूटियस मैक्सिमस, बड़ा मसल होता है। ग्लूटियस मैक्सिमस के नीचे छोटा मसल होता है, उसे कहते हैं ग्लूटियस मीडियस। सबसे छोटा होता है उसे कहते हैं ग्लूटियस मिनिमस। तो इस तरह ना लोकेशन अटैचमेंट काफी टाइप से ना हम करते हैं, याद करने की जरूरत नहीं है, एक बार रीड कर लेना। नेमिंग ऑफ मसल इनफ है। कुछ ना समझ आए, यू आर ऑलवेज वेलकम टू आस्क। थैंक यू। आइसोट्रोनिक का आपको मैंने बता दिया कि टोन सेम रहेगी, लेंथ चेंज होगी, टेंशन सेम रहेगी। और आइसोमेट्रिक के अंदर लेंथ सेम रहेगी, टेंशन चेंज होगी। आइसोट्रोनिक मजीद 2 तरह की है कि कॉन्सेंट्रिक है क्या इसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक क्या होती है, इसमें मूवमेंट अकर्स बाय शॉर्टनिंग ऑफ मसल्स। कॉन्सेंट्रिक के अंदर जो है ना मसल शॉर्ट होता है और मूवमेंट प्रोवाइड करता है, फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स ब्रेका है। और जो इसेंट्रिक होता है ना, इसके अंदर होता है मूवमेंट अकर्स बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। समझ आई बात की? कॉन्सेंट्रिक के अंदर मूवमेंट अकर्स बाय शॉर्टनिंग ऑफ मसल, मसल की शॉर्टनिंग से मूवमेंट हो रही है, बाइसेप्स ब्रेका है। और इसेंट्रिक के अंदर मूवमेंट अकर्स बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल। अब यहाँ से आपने कॉन्ट्रैक्शन और शॉर्टनिंग का फर्क याद रखना है।
शॉर्टनिंग तब होती है जब आपके मसल की लेंथ, उसका डायमीटर कम हो रहा है, और कॉन्ट्रैक्शन तब हो रही है जब मसल के अंदर टेंशन आ रही है, बेशक मसल की लेंथ सेम रहे, ठीक है। और रिफ्लेक्सिव क्या होता है? खुद ब खुद, जिस तरह आपकी बॉडी के अंदर जो है ना आपका डायफ्राम जो आपके लंग्स के नीचे वो खुद ब खुद मूव कर रहा है, इनवॉलंटरी मूवमेंट है, रिफ्लेक्सिव मूवमेंट है। क्यों? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन की वजह से खुद ब खुद वो आपका डायफ्राम सेंस कर रहा है कि ऑक्सीजन, अगर आपकी बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गई है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो गई है, तो आपका डायफ्राम आपकी जो है ना रेस्पिरेशन को तेज कर देगा ताकि एक्सेसिव कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकूं और ज्यादा ऑक्सीजन अंदर लेके आऊं, तो वो खुद ही सेंस करके कर रहा है, तो ये रिफ्लेक्सिव मूवमेंट है। ये आपका नी जर्क आपको पता है, आपका नी के ऊपर एक टेंडन होता है, वो आप जब नी पढ़ा होगा आपने, मैंने आपको पढ़ाया था, उसके अंदर आप नेट से देखेंगे तो आपको एक नी टेंडन मिलेगा जिसे कहते हैं पटेलर टेंडन। उसके ऊपर जब आप हैमर से, एक वो होता है आम हैमर नहीं, एक रबड़ की हैमर होती है जो ऑर्थोपेडिक के पास होती है, जो ऑर्थोपेडिक डॉक्टर होते हैं ना, जॉइंट्स के, बोन्स के, हड्डियों के, उनके पास होती है। वो हल्का सा फ्री फॉल करते हैं आपके पटेला पे, और आपकी टांग जो होती है ना वो नॉर्मली फ्री फॉल पोजीशन में होती है, यानी कि जमीन से ऊपर होती है। उसमें हल्का सा जब स्ट्राइक करते हैं ना, आपकी टांग के अंदर इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होती है, इसे कहते हैं नी जर्क। मैं आपको ग्रुप में नी जर्क की जो है ना पिक्चर और वीडियो शेयर कर दूंगा। यहां से आपको कॉन्ट्रैक्शन समझ आ गई। टॉनिक, नॉर्मल, फेजिक दो तरह की, आइसोटोनिक, आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक के अंदर टेंशन सेम रहती है, लेंथ चेंज होती है। आइसोमेट्रिक के अंदर लेंथ सेम रहती है, टेंशन चेंज होती है। आइसोटोनिक फिर दो तरह की है, कॉन्सेंट्रिक, इसेंट्रिक। और रिफ्लेक्सिव आपको बता दिए। कॉन्सेंट्रिक मूवमेंट कौन सी होती है? मूवमेंट अकर्स बाय शॉर्टिंग ऑफ मसल, फॉर एग्जाम्पल बाइसेप्स ब्रेकर। और इसेंट्रिक मूवमेंट होती है ना, मूवमेंट अकर्स बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल, यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल लोअरिंग अ वेट ड्यूरिंग अ शोल्डर प्रेस, द डाउनवर्ड मोशन ऑफ स्क्वाटिंग। जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो उसमें डाउनवर्ड मोशन करते हैं तो आपकी मसल की लेंथ सेम रहती है लेकिन टेंशन चेंज होती है। उसके अलावा पुशअप्स के अंदर जो आप डाउनवर्ड मूवमेंट करते हैं। उसके अलावा लोअरिंग द बॉडी ड्यूरिंग अ पुलअप, ये जो बच्चे जिम करते हैं उनको सारी टर्मिनोलॉजी का पता होगा। बहरहाल आप जो जिम नहीं करते हैं, जो गर्ल्स हैं, उनके लिए सिंपल सी बात है कि इसेंट्रिक मूवमेंट या इसेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन वो होती है जिसके अंदर आपकी मूवमेंट अगर जाए कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल शॉर्ट नहीं होता लेकिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करता है। बाकी जो आगे है जी मसल्स एंड बॉडी मूवमेंट। तो मूवमेंट आपको पता कब होती है? मूवमेंट इज अटेन्ड ड्यू टू मसल मूविंग एंड अटैच बोन। मसल को सिग्नल मिलता है, मसल मूवमेंट प्रोवाइड करता है, कॉन्ट्रैक्शन करता है तो आपकी बोन मूव करती है, ये आपको मैंने बताया हुआ है। अब आपको होता है मसल के दो एंड्स होते हैं, एक होता है ओरिजिन, एक होता है इंसर्शन। ओरिजिन कौन सा होता है? वो वाला एंड जो कि मूवेबल बोन से अटैच होता है। और इंसर्शन कौन सा एंड होता है मसल का वो वाला एंड जो कि इमूवेबल या स्टेशनरी बोन के साथ अटैच होता है, उसको कहते हैं इंसर्शन। तो ये एफएससी वाला नॉलेज है। लैग हो जाएगा, एटीपी भी कम हो जाएगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, यानी कि दोनों तरफ से मसल को नुकसान दे रहा है लैक्टिक एसिड। अच्छा जी, आगे टाइप्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन। तो बच्चों मसल कॉन्ट्रैक्शन ना दो तरह की होती है, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक। आइसोटोनिक के अंदर आपको नाम से पता चल रहा है आइसोटोनिक है, मसल की टोन सेम है, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होता है कि मायोफिलामेंट्स आर एबल टू पास ईच अदर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन, कि आपके मसल की ना टोन सेम रहती है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, मसल शॉर्ट हो जाता है। यानी कि अब मैं आपको कहूँ कि आपने अपने हाथ में डमर उठाना है, तो आप डमर को उठा के अपने आर्म को फ्लेक्स करेंगे, आपके बाइसेप की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि आपने डमर उठा के हाथ नीचे ही रखना है, बाजू को ऊपर नहीं करना, यानी कि जिस तरह आप शॉपर को पकड़ते हैं उस तरह आपने एक जो है ना हार्ड वजनी चीज को पकड़ना है। अब आपके बाइसेप की लेंथ तो नहीं ना कम हुई, लेकिन आपके बाइसेप को हाथ लगाएंगे तो टेंडर होगा, सख्त होगा। क्या हुआ? अब उसके अंदर जो है ना वो मसल शॉर्ट नहीं हुआ लेकिन मसल के अंदर टेंशन इंक्रीज हो गई। अब आप वो शॉपर या वो जो लोड आपने हाथ में पकड़ा हुआ है उसको फेंक देंगे नीचे तो आपका मसल रिलैक्स हो जाएगा। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन ऐसी कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसमें आपका मसल शॉर्ट होता है लेकिन आपकी मसल की टोन सेम रहती है। और आइसोमेट्रिक ऐसी कॉन्ट्रैक्शन होती है जिसमें आपके मसल की लेंथ सेम रहती है लेकिन उसकी टेंशन जो है ना वो इंक्रीज होती है, ठीक है। चलिए, मसल कॉन्ट्रैक्शन का बच्चों हम बेसिकली तीन टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को कहते हैं टोनिक कॉन्ट्रैक्शन, ये नॉर्मल मसल टोन होती है। एक को हम कहते हैं फेजिक कॉन्ट्रैक्शन और एक को हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव कॉन्ट्रैक्शन। ये देखें, कॉन्ट्रैक्शन इज ऑफ थ्री टाइप्स, टोनिक कॉन्ट्रैक्शन विच इज कॉल्ड एज नॉर्मल मसल टोन, एक होती है फेजिक, एक होती है रिफ्लेक्सिव। फेजिक के अंदर बच्चों दो आ जाती हैं, आइसोटोनिक और आइसोमेट्रिक। For any queries, join us on our social media sites.